तो फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है अली? जूलियट गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने कहा, कुछ नहीं जूलियट, बेकार सा आदमी हूँ, वक्त गुजार रहा हूँ, ना समझने की मंजिल में हूँ। कुछ समझ जाऊंगा, कोई फैसला कर लूंगा तो अपने लिए कोई भी रास्ता मुंतखब कर लूंगा। फिलहाल मैं ऐसी कटी हुई पतंग की मानिंद हूँ जो फजा में हवा के दोष पर नाच रही है, कभी कहीं और किसी भी जगह गिर सकती है। वो बोली, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती अली, शायद तुम्हें भी मुझ पर यकीन करने में कुछ वक्त लगे कि मैं बेकिरदार लड़की नहीं हूँ। जिंदगी में मर्द दोस्त कभी नहीं बनाए, हाँ उनसे गुरेज भी नहीं किया, लेकिन वो तमाम हुदूद बरकरार रखी हैं जो बाहर तौर इखलाक से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन तुम्हारे दुखे हुए दिल को अगर मेरी जात से कोई सहारा मिल सका तो मुझे मुसरत होगी। मैं उस लड़की का नेमुल बदल तो नहीं बनना चाहती जो तुम्हें बे इंतहा अजीज थी, लेकिन एक अच्छी दोस्त की मानन तुम्हें हर सहारा देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, शुक्रिया जूलियट, तुम्हारे ये अल्फाज मेरे लिए बेहद कीमती हैं, क्योंकि तुम्हारी शक्ल ही नहीं तुम्हारे किरदार में भी तहजीब की झलक नजर आती है। तुम बिलाशुबा एक मेहरबान लड़की हो, एक अच्छी दोस्त, और अगर तुम मुझे पेशकश करती हो तो मैं खुलूस दिल से इसे कबूल करता हूँ। जूलियट, तुम्हें देखकर कम से कम अपने दिल में तहजीब की याद को ताज़ा रख सकूंगा, बस इससे ज्यादा मुझे किसी से कुछ दरकार भी नहीं है। वो बोली, नहीं अली, मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाऊंगी। मैं तुम्हारे वजूद में वही अली बेदार कर दूंगी जो अब से कुछ अरसे पहले था। यकीनन मैं तुम्हें समझ रही हूँ, मैं तुम्हें पहचान रही हूँ। अब अपने आप को मेरे हवाले कर दो अली, और उसके बाद सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ। जूलियट का लहजा पुरजोश था, उसकी आंखें चमक रही थीं, और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि लड़की ने न सिर्फ ये कि तहजीब का किरदार अदा करने के लिए खुद को तैयार किया है, बल्कि वो ओलिव हार्वर्ड की तरबियत याफ्ता भी है और गुफ्तगू करने का फन भी जानती है। फिर हम दूसरे प्रोग्राम तरतीब देने लगे। मैंने अपने रवैये में काफी नरमी और मोहब्बत पैदा कर ली थी। उसकी फरमाइश पर मैंने एक लिबास पहना और फिर हम होटल से बाहर निकल आए। बर्ड की खबरगिरी करना जरूरी नहीं था, चुनाचे मैंने उससे मुलाकात की कोशिश नहीं की। बैरूत की सड़कों और मुख्तलिफ तफरी गाहों की आवारा गर्दी होती रही। वो इस शहर से अजनबियत का इजहार कर रही थी, और ये हो भी सकता था कि वो पहली बार यहाँ आई हो। मैंने इस ड्रामे के हवाले से ओलिव हार्वर्ड का सिर्फ तसव्वुर कर लिया था, और हालात भी यही निशानदही करते थे। ओलिव हार्वर्ड इस कार्रवाई की पुश्त पर है, चुनाचे अब जब भी मैं इस बारे में सोचता उसे ही अपना मद्दे मुकाबिल तसव्वुर करता। तकरीबन शाम के 7 बजे तक हम लोग बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा गर्दी करते रहे। मैंने इस दौरान अपने तर्ज अमल से जूलियट को यकीन दिला दिया था कि मैंने उसे तहजीब का नेमुल बदल तसव्वुर कर लिया है। 7 बजे जब हम होटल वापस पहुंचे तो बर्ड हमें नीचे ही मिल गया। वो तन्हा था। जूलियट ने उसे देखा और उसकी जानिब हाथ हिलाया तो बर्ड हमारे नजदीक पहुंच गया। उसने हम दोनों को मुस्कुराते हुए मुखातिब किया, हेलो चीफ। हेलो मैडम। मैंने पूछा, तुम तन्हा हो बर्ड? बोला, हाँ चीफ, वो आज नहीं आएगी, कुछ मसरूफ है। वैसे तुम लोग अगर मुनासिब समझो तो होटल के उस गोशे में मेरी तरफ से किसी मशरूब की दावत कबूल करो। मैंने जूलियट से पूछा, क्या ख्याल है जूलियट? और उसने शाने हिलाकर आमादगी का इजहार कर दिया। बर्ड हमारा मेजबान बन गया। एक खुश रंग मशरूब के सिप लेते हुए हम उससे गुफ्तगू करते रहे। वो काफी दिलचस्प बातें कर रहा था। जूलियट हंसने लगी। उसने तारीफी अंदाज में कहा, तुम्हारा ये दोस्त बहुत दिलचस्प इंसान है अली। मैंने कहा, हाँ ये मेरा बहुत करीबी साथी है। बोली, हाँ मुझे अंदाजा हो गया है। बर्ड ने कहा, तुम लोग कहाँ कहाँ घुमाए हो? मैंने कहा, बर्ड मेरे लिए तो बैरूत अजनबी नहीं है, लेकिन मिस जूलियट यहाँ पहली मर्तबा आई हैं, इन्हें बैरूत बहुत पसंद आया है। वो बोली, कोई जवाब नहीं है इसका। वैसे प्लीज अगर आप लोग मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दे दें तो मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, जरूर जूलियट, हम लोग अभी यहीं हैं। तुम अगर जल्दी आना चाहो तो यहाँ आ जाना, वरना फिर जैसा प्रोग्राम हो। वो बोली, नहीं मेरा ख्याल है 9:30 बजे हम डाइनिंग हॉल में मुलाकात करेंगे, साथ ही खाना खाएंगे। मैंने कहा, ओके जूलियट, ओके। जूलियट उठकर चली गई। बर्ड उसे देर तक देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, खुदा का शुक्र है कि थोड़ी देर के लिए उसने जान छोड़ दी, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि अब शायद तुमसे मुलाकात ही मुमकिन ना हो चीफ। मैंने कहा, कोई खास बात है बर्ड? बोला, नहीं कोई खास बात नहीं है चीफ, बस ऐसे ही सुबह से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी। कैसी जा रही है ये लड़की, कोई अंदाजा लगाया इसके बारे में? मैंने कहा, मुझे इस बात का कामिल यकीन है बर्ड कि ये खास तौर से हम पर मुसल्लत की गई है और उन्हीं लोगों की तरफ से ये कार्रवाई हुई है। बर्ड ने कहा, फिर तो चीफ इस कार्ड को हाथ से मत निकलने दो, यही लड़की हमें असल लोगों तक पहुंचाएगी। मैंने कहा, ठीक है बर्ड, ठीक है। मैंने आज का दिन बिला वजह जाया नहीं किया, बहुत जल्द मैं इसे कारआमद बना लूंगा, फिर खुद इसके लिए कारआमद बन जाऊंगा। वो बोला, यकीनन चीफ, अगर कोई मौका हाथ आए तो उसके लिए अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत नहीं, जितना हम लोग कर चुके हैं बस उतना ही काफी है। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। तुम्हारे साथ तो और कोई खास वाकया पेश नहीं आया? बोला, नहीं खास वाकया,
आज वो जरा मसरूफ है और कल मुझे उसका इंतजार करना है। इस दौरान मैं किसी दूसरे खास वाक़े के लिए तैयार नहीं हूँ, बर्ड ने अपने मखसूस अंदाज में कहा और मैंने मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद हम उठ गए। कोई और काबिल जिक्र बात नहीं हुई थी। रात को बर्ड के साथ खाना खाया, काफी देर तक हॉल में बैठे रहे और जब बहुत रात गुजर गई तो हम अपनी जगह से उठ गए। बर्ड पहले ही जा चुका था। जूलियट मेरे साथ लिफ्ट में दाखिल हुई और मेरी सूरत देखती हुई बोली, आओ अली, अगर नींद न आ रही हो तो मेरे साथ मेरे कमरे में आओ, तुमसे अलग होने को दिल नहीं चाहता। मैं मुस्कुराकर जूलियट के साथ उसके कमरे की जानिब चल पड़ा। मेरी मौजूदगी में उसने गुस्ल खाने में जाकर लिबास तब्दील किया और फिर मेरे करीब आकर बैठ गई। बोली, तुम तो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो और मैं तुम्हारे लिए उसकी शक्ल सूरत की वजह से काबिल कबूल हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल की गहराइयों में क्यों उतरते जा रहे हो अली? मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम बहुत ही साहिराना कुव्वतों के मालिक हो। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार होती जा रही हूँ। मैंने कहा, खुद को बहुत ज्यादा ना उलझाओ जूलियट, बाज़ औक़ात इंसान को वो सब कुछ नहीं मिलता जिसका वो ख्वाहिशमंद होता है। जूलियट खामोश हो गई। उसने मजीद गुफ्तगू न की। फिर मैंने उससे इजाजत मांगी तो वो बेबसी के अंदाज में गर्दन हिलाने लगी और मैं कमरे से बाहर निकल आया। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजरा और तीसरा दिन भी, लेकिन चौथे दिन बर्ड ने मुझसे रात को उस वक्त मुलाकात की जब जूलियट अपने कमरे में जा चुकी थी। वो हमेशा की तरह मुझे बाहर ले आया, फिर एक और कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने ताज्जुब से बर्ड को देखा। बोला, चीफ, हमने इस होटल को अपना मुस्तकिल अड्डा बना लिया है। 2 कमरे तो हमारे पास ऐसे हैं जो उनकी निगाहों में हैं, लेकिन ये तीसरा कमरा मैंने खास तौर से अपने लिए हासिल किया है। कम से कम कोई जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहां हम लोग भी गुफ्तगू कर सकें। मैंने कहा, वेरी गुड, कोई खास बात? बोला, हाँ चीफ, कुछ सुनाना चाहता हूँ तुम्हें। मैंने कहा, कहो। बर्ड ने अपने लिबास से 2 छोटे छोटे चौकोर बक्स निकाल कर मेज पर रख दिए। मैंने पूछा, ये क्या है? बर्ड ने उनके ढक्कन खोले। देखते रहो चीफ। अंदर से बहुत ही नफीस किस्म के स्पूल वाले टेप रिकॉर्डर बरामद हुए। उनमें एक ट्रांसमीटर था और दूसरा उसका रिसीवर। दोनों पर स्पूल लगे हुए थे। बर्ड ने कुछ कार्रवाई की और चंद लम्हात के बाद कमरे में एक आवाज उभरी। हेलो जूलियट। वो बोली, हेलो चीफ, जूलियट बोल रही हूँ। दूसरी आवाज ने कहा, क्या हो रहा है? जूलियट की आवाज आई, चीफ उससे नावाकिफ नहीं होंगे। चीफ की आवाज आई, मैंने महसूस किया है कि तुम बहुत अच्छी जा रही हो। उसने कभी तुम्हारे चेहरे के नकूश की जांच पड़ताल तो नहीं की? जूलियट बोली, नहीं चीफ। चीफ बोला, क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है? उसने ये कैसे तस्लीम कर लिया कि तुम्हारे नकूश असली हैं? जूलियट की आवाज आई, चीफ आप इसे मेरी मेहनत समझ सकते हैं। चीफ ने कहा, मुझे इससे इनकार नहीं है कि तुम अपना किरदार बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हो, लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए। तुम उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने खास प्रोग्राम की जानिब ले आओ और इस सिलसिले में पहला कदम यही होगा कि तुम उसे बैरूत से लंदन ले जाओ। क्या तुम उस पर अपना इतना तसल्लुत समझती हो कि वो तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हो जाएगा? जूलियट बोली, मैं दावा नहीं करती चीफ, लेकिन इस सिलसिले में कोशिश कर सकती हूँ। चीफ की आवाज आई, तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ जूलियट कि ये शख्स मामूली सतह का इंसान नहीं है। एक बार फिर होशियार करता हूँ कि जो कुछ करो पूरे एतमाद के साथ करना। अगर उसे किसी किस्म का शक हो गया तो फिर सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। जूलियट बोली, मैं समझती हूँ चीफ, और आपको इत्मीनान दिलाना चाहती हूँ कि जूलियट पर आपने जो एतमाद किया है वो बेमकसद नहीं है और इसका नतीजा आपकी तवक्को के मुताबिक ही होगा। वैसे चीफ, ये हकीकत है कि ये शख्स बेहद ज़हीन है, लेकिन जो चोट इसने खाई है उसके तहत बुरी तरह तिल मिला रहा है। सूरत हाल जरा कुछ अजीब है, वरना शायद वो उन लोगों से इंतकाम लेने पर भी आमादा हो जाता। उसकी सोच का अंदाजा यही है कि जुर्म करने वाले कुछ और लोग हैं और उसकी किसी कोशिश के नतीजे में मुतासिर होने वाले दूसरे होंगे। चीफ बोला, छोड़ो इन बातों को जूलियट, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा कर भी क्या सकता है उन लोगों के खिलाफ, लेकिन अगर हम उसे उसके असल रास्तों से हटा दें तो ये काम भी कम नहीं होगा। जूलियट ने कहा, जूलियट के जिम्मे जो खिदमात आपने मुकर्रर कर दी हैं चीफ, वो उन्हें मुकम्मल तौर से पूरा करेगी। चीफ ने कहा, ओके जूलियट, अब मैं तुम्हारी इत्तला का मुंतजिर रहूंगा। उसे लंदन जाने के लिए आमादा कर लो, बाकी सारे काम बाद में होंगे। उसके बाद जूलियट की हल्की सी आवाज सुनाई दी, बहुत बेहतर चीफ, जैसे कहीं से सिलसिला मुनक़ता हो गया हो। मैं दिलचस्पी से बर्ड को देख रहा था और मेरी आंखें अजीब से अंदाज में फैल गई थी। बर्ड ने ये अजीब व गरीब किस्म का टेप रिकॉर्डर बंद किया और फिर मेरी तरफ देख कर बोला, बस एक बात बता दो चीफ, ये दूसरी आवाज किसकी थी? मैंने कहा, 1000% ऑलिव हावर्ड की। मेरा ये दोस्त मेरे लिए अजनबी नहीं है, बारहा मेरा इससे वास्ता पड़ चुका है। बर्ड ने पुरमुसरत अंदाज में चुटकी बजाई और कहने लगा, चीफ वैसे तो मुझे पहले ही यकीन हो गया था, लेकिन तुम्हारी तस्दीक जरूरी थी। मैडम एक्स जिंदा हैं और 100% उस शख्स के कब्जे में हैं। उसने बड़ा ही लंबा जाल फैलाया है और तुम्हें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की है। अब बर्ड की राय है चीफ कि तुम उसकी गिरफ्त में आ जाओ।
मैंने पुरख्याल अंदाज में ठोड़ी खुजाते हुए कहा, मैं गौर कर रहा हूँ बड। वो बोला, बस यूं समझ लो चीफ, इस सिलसिले में बड की डायरेक्शन में काम होगा। देखो चीफ, अगर ये लड़की तुमसे लंदन जाने के लिए कहती है तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी बेजारी उरूज को पहुंची हुई है और अब दुनिया के किसी काम में तुम्हारा दिल नहीं लगता, तो क्यों ना फिर लंदन की सैर ही हो जाए। मैंने कहा, हाँ ठीक है बर्ड, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने ये कारनामा किस तरह अंजाम दिया। बर्ड मुस्कुराने लगा, बोला, चीफ बस कुछ ना कुछ तो करना ही था ना मुझे। आखिर तुमने मुझे अपना दस्ते रास्त कहा है। मैं इस लड़की की हकीकत खोलना चाहता था और मुझे इस बात पर यकीन था कि इसका राब्ता यकीनन उन शख्सियतों से होगा जो पसे पर्दा काम कर रही हैं। उन लोगों ने अगर हमारे कमरों में डिक्टाफोन लगा रखे हैं तो क्या मैं ये कोशिश नहीं कर सकता था? बस जरा इस नायाब इंस्ट्रूमेंट के हुसूल में दिक्कत पेश आई थी, ताहम मैंने इसे हासिल कर लिया और इसके बाद मैंने उसे लड़की के कमरे में पोशीदा कर दिया। रिसीवर मेरे कमरे में था और ये 24 घंटे काम कर रहा था। उसने राब्ता कायम किया और उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद मैंने रिसीवर उसके कमरे से हटा लिया। दरअसल मैं मोहतात रहना चाहता था चीफ, लेकिन ये दोबारा उसके कमरे में पहुंच सकता है। इसके लिए मैंने एक बहुत ही मुनासिब जगह मुंतखब कर ली है। मैंने कहा, मेरे ख्याल में इस रिसीवर को उसके कमरे में रहने दो। वो बोला, ठीक है चीफ, अब तुम जाओगे ना तो ये दोबारा उसके कमरे में पहुंच जाएगा। मैंने इसे उसकी मसहरी के निचले हिस्से में एक बहुत ही मुनासिब जगह तैयार करके लगा दिया है। मैंने कहा, ठीक है, इसे वहीं दोबारा लगा दो और अपना ये काम जारी रखो। वो बोला, ओके चीफ, ये अपनी जगह पहुंच जाएगा। वैसे तुमने क्या फैसला किया? मैं जरा सा परेशान हूँ। मैंने कहा, नहीं बर्ड, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में मैं उसकी ये बात मान लूंगा। वैसे भी यहाँ और कोई काम नहीं है। ये सब बेचारे फिर उलझनों का शिकार हो गए हैं। सिर्फ नासिर अजीजी हैं जिन्हें ये बात मालूम है कि मैं किसी तौर तंजीम से बरगश्ता नहीं हूँ। और फिर बर्ड, मैंने शतीला कैंप में जो कुछ किया है उसकी इत्तला भी इत्तेफाक से उन लोगों को हो गई होगी। हालांकि मैं ये सब कुछ जाहिर करके नहीं करना चाहता था। अब ये बताओ कि तुम मेरे साथ किस तरह रहोगे? बर्ड ने कहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान के साथ साया रहता है। मैं तुम्हें कहीं भी निगाहों से ओझल नहीं होने दूंगा। उन लोगों को भी पता नहीं चल सकेगा। कम से कम इस सिलसिले में बर्ड पर मुकम्मल भरोसा रखो। मैं जाहिर यही करूंगा कि मेरा ताल्लुक तंजीम से है और तुम तंजीम के खिलाफ मुझसे जो भी गुफ्तगू करोगे मैं उससे इख्तिलाफ करूंगा। मैंने कहा, नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। ये बात उनको शक में डाल सकती है। वो लोग यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। बर्ड ने कहा, 2 खोपड़ियां मिलकर ही सही काम अंजाम दे सकती हैं चीफ। तुम दुरुस्त कहते हो। अलबत्ता तुम यूं करना कि मुझे अपने प्रोग्राम से मत आगाह करना। समझ रहे हो ना मेरी बात? जाहिर है वो लोग हमारी तमाम बातें हमारे कमरे में सुनते हैं। जब मोहतरमा से गुफ्तगू हो जाए और तुम जाने का फैसला कर लो तो कुछ ऐसी बातें हम आपस में करेंगे जिससे ये अंदाजा हो जाए कि तुम मुझे अपने राज में शरीक नहीं करना चाहते। मैंने जवाब दिया, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। बर्ड ने कहा, तो फिर अब खामोशी से बाहर निकल जाओ। मुमकिन है मोहतरमा फिर तुम्हारी जरूरत महसूस करें। बर्ड ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। मैंने दरवाजे से झांक कर बाहर देखा। राहदारी सुनसान पाकर मैं बाहर निकल आया और फिर टहलता हुआ अपने कमरे में पहुंच गया। बर्ड ने बिलाशुबा एक शानदार काम किया था और इस तरह कम से कम ये बात वाजे हो गई थी कि ऑलिव हार्वर्ड बराह रास्त मेरे मद्दे मुकाबिल है। वैसे ये शख्स भी बड़ा अजीब था। जिस तरह मैं उसकी मौत नहीं चाहता था और उससे मुकाबले का ख्वाहिशमंद था, उसी तरह वो भी मेरे मुकाबले पर डटा हुआ था। वरना इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे भी बहुत से मौके ऐसे मिले थे जब वो मेरी जिंदगी खत्म कर सकता था। लेकिन मेरे और उसके दरमियान एक बहुत ही दिलचस्प जंग जारी थी। तवक्को के मुताबिक दूसरे ही दिन जूलियट ने इस गुफ्तगू का आगाज कर दिया। सुबह को वो हस्बे मामूल मेरे कमरे में आ गई थी। मेरे लिए नाश्ता वगैरह बनाया। मेरे लिबासों की देखभाल करना अब उसने अपना मामूल बना लिया था और मैं इस बात से बहुत ज्यादा मुतासिर होने का इजहार करता था। उस वक्त भी उसने मेरे रात के कपड़े दुरुस्त करके रखे, बाकी कपड़ों की देखभाल की, बल्कि गुस्ल खाने से वापस आने के बाद लिबास भी मुझे उसी के हाथों मिला और मैं बैठा ही था कि नाश्ता आ गया। उसने मेरे लिए नाश्ता तैयार करके मेरे सामने रखते हुए कहा, शुरू हो जाओ। मैंने कहा, तुम भी लो जूलियट। बोली, तो क्या नहीं लूंगी? मैं नाश्ता कर रही हूँ और देखो ये इतना मुख्तसर सा नाश्ता मुझे नापसंद है। तुम अपनी खुराक का ख्याल रखो अली। मैंने कहा, तुम मेरे जहन को अजीब से एहसासात में मुब्तला कर रही हो जूलियट। बहुत परेशान हूँ मैं आजकल। मैंने टोस्ट को दांतों से काटते हुए कहा। वो चौंक कर मुझे देखने लगी। बोली, क्यों? मैं चंद लम्हे खामोश रहा था। फिर मैंने आजुर्दा लहजे में कहा, मेरा कब तक साथ दे सकोगी जूलियट? बोली, मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? मैंने कहा, जूलियट, इंसान को हकीकत से गुरेज नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, दर्दमंद और दूसरों का दुख समेटने वाली हो, लेकिन तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है। तुम्हारे अपने भी कुछ मसाइल होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, जिनकी तरफ बहरहाल तुम्हें तवज्जो देना पड़ेगी। इस तरह कब तक तुम मेरा ख्याल रखोगी? मैं इस जिंदगी का आदी हो गया और फिर तुम चली गई तो क्या ये जिंदगी मेरे लिए एक अजाब नहीं बन जाएगी?
वो खामोशी से मुझे देखती रही। खाना पीना तकरीबन मौकूफ हो गया था। फिर वो चौंकी और बोली, क्या हिमाकत है, नाश्ता करते रहो। मैंने कहा, हाँ सॉरी, जरा जज्बाती हो गया था। वो मुस्कुराने लगी, बोली, कम से कम 25 साल का ठेका मुझे दे दो अली, उसके बाद का नहीं कह सकती कि मेरे अंदर क्या तब्दीली पैदा होगी। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। बोली, भाई सीधी बात कह रही हूँ कि तुम्हारी इस देखभाल के लिए 25 साल कबूल करती हूँ, बशर्ते के इतने अरसे जिंदा रही। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। जूलियट? उसने बहुत ही मासूमाना अंदाज में कहा, क्यों अली, एतबार नहीं कर सकते मुझ पर? मैंने कहा, जूलियट मैं इस बात का क्या जवाब दूं? बोली, कोई जवाब ना दो, एक ही बात कहोगे ना कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकते। यकीन करो मैं खुद भी ये इसरार नहीं करूंगी, बल्कि अगर कभी तुमने इसके लिए मजबूर भी किया तो मैं इनकार कर दूंगी। तहजीब मैल्कम एक्स तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जैसे वो एक लड़की थी ऐसे ही मैं भी एक लड़की हूँ। जैसे वो तुम्हें चाहती थी ऐसे ही मैं भी तुम्हें चाह सकती हूँ। मुझे इस बात का जवाब दो अली कि क्या एक ही जज्बा दो दिलों में नहीं पैदा हो सकता? मैंने कहा, ठीक है जूलियट, लेकिन मैं क्या तुम्हारे इस जज्बे का जवाब उस जज्बे से दे सकता हूँ? वो बोली, कतई नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें झूठा और फरेबी समझूंगी। मैं समझ लूंगी कि तहजीब से तुम्हारी मोहब्बत महज बुल हवसी है। अली, मैं एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ। सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। मैंने उस कम वक्त की बातों पर गौर किया। बज़ाहिर कितनी पाकीज़गी और बुलंदी थी उसके अल्फाज में, लेकिन उसके बातिन का हाल मैं खूब जानता था। हमारे दरमियान फरेब का खेल हो रहा था, तो मैं इस खेल में खुद को पीछे कैसे रहने देता? मैंने कहा, अगर तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो जूलियट, तो मैं तुम्हारा एहतराम न करूं? क्या मैं तुम्हें वो मोहब्बत न दूं जो एक अच्छे और सच्चे दोस्त को दी जा सकती? वो बोली, बस अली, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने टूटे हुए वजूद को मुझे सौंप दो। मैं इसे संवारना चाहती हूँ, मैं इसे बनाना चाहती हूँ। ये सिर्फ इत्तेफाक है कि मैं तहजीब मैल्कम एक्स की हमशक्ल हूँ। अगर ना होती तब भी मैं तुमसे यही दरखास्त करती कि मुझे अपने नजदीक रहने का मौका दो। मैं एक बहुत अच्छे इंसान को फना होते नहीं देख सकती। मैंने शुक्रगुजारी के अंदाज में गर्दन झुका ली और फिर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने जज्बाती लहजे में कहा, तुम्हारा शुक्रिया जूलियट, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बोली, बस शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, अब जो कुछ मैं कहूंगी तुम्हें वही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये वादा करने के बाद कि तुम मुझे अपनी सच्ची दोस्त तस्लीम करते हो। मैंने कहा, हाँ जूलियट, अब मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, एक मुखलिस साथी। बोली, बहुत शुक्रिया अली, मैं ये सोच रही हूँ कि हम ज्यादा वक्त बैरूत में नहीं गुजारेंगे। मैंने ताज्जुब से कहा, क्या मतलब? वो बोली, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें मालूम कर ली हैं, सारे वाकयात मुझे मालूम हो गए हैं। मुझे माफ करना, ये तुम्हारे सिलसिले में कोई सुराग रसानी नहीं थी, बल्कि तुम्हारे वजूद में मुझे एक ऐसी कशिश महसूस हुई अली कि मैं उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सकी, और इसके बाद मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया। देखो ना, तजस्सुस तो इंसान की फितरत का एक हिस्सा होता है। ये मालूमात हासिल करते हुए मेरे दिल में कोई खोट नहीं थी। मैंने कहा, अब तुम बार बार ये कह कर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? बोली, हाँ, मैं तो ये कह रही थी कि बैरूत तुम्हारे लिए दुखों का गहवारा है। यहाँ तुम्हारे साथ जो कुछ हो चुका है यकीनन उसकी यादें तुम्हें मुस्तरिब करती होंगी। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले चलूंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इनकार मैं नहीं सुनूंगी। मैंने पूछा, मगर कहाँ जाएंगे जूलियट? वो बोली, फिलहाल लंदन, उसके बाद पेरिस और फिर कहीं और। मेरी सयाहत का शौक भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे दिल का दुख भी कुछ न कुछ कम हो ही जाएगा। मुझे इससे ज्यादा खुशी और किसी बात से नहीं होगी कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर गहरी सांस लेकर मैंने कहा, जैसा तुम पसंद करो जूलियट। जूलियट के चेहरे पर एक लम्हे के लिए मुसरत की सुर्खी नमूदार हो गई। उसने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, मैं तुम्हारी वही जिंदगी चाहती हूँ अली जो माजी में रही है। तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ जो तुम्हारा असल रूप है। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। मैं जानता था कि जूलियट का वो मकसद पूरा हो गया है जिसके लिए उसे मखसूस किया गया था। चुनाचे अब मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता था। आमादगी का इजहार कर चुका था, बाकी जिम्मेदारियां खुद जूलियट ही की रह गई थीं। लेकिन उसी शाम बड ने मुझे अपने मखसूस कमरे में बुलाया जिसे उसने निहायत जहानत से हासिल किया था और जो वाकई जरूरी था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।